नमस्कार, मैं चंचल बब्बर विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय गणित कक्षा 9 की ही पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर्स n और कहां से शुरू हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और इस क्रम में ये आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। परंतु यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये संख्याएं 1 से तो शुरू हो रही हैं, उसके बाद क्रमागत अगली संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है वह 2 है, 2 के क्रमागत 3 है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1 से 2 कैसे मिला, 2 से 3 कैसे मिला और 3 से 4 कैसे मिला और ये क्रम कैसे आगे बढ़ता चला गया। 1 में 1 जोड़ेंगे, हमको अगली क्रमागत संख्या 2 प्राप्त हो जाती है। 2 में 1 जोड़ा, उसकी अगली क्रमागत संख्या 3 प्राप्त हो जाती है। 3 में 1 जोड़ा, अगली क्रमागत संख्या 4 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हमको क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती चली जाती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, आप बता सकते हैं यदि आपको उससे पूर्व की प्राकृतिक संख्या पता हो तो आप उसमें 1 जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी और जिसका मान निकाला जा सकता है यदि उससे पूर्व की हमको प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान 1 होता है। अगला जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर्स को W से प्रदर्शित कर रहे हैं और होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू हो रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को हमने शामिल कर लिया तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि 0 से क्या मतलब है। यदि मैं आपसे कहती हूँ कितनी फिंगर है तो आपका जवाब क्या होगा? 1। यदि मैं पूछती हूँ आपसे अब कितनी फिंगर है, आपका जवाब होगा 2। और अब मैं पूछती हूँ कि कितनी फिंगर आपको दिखाई दे रही है, आपका जवाब होगा कुछ नहीं। तो उस कुछ नहीं को हम एक संख्या के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और वह संख्या 0 होगी। 0 अर्थात
कुछ नहीं। अतः प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यहाँ भी यह प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। बिल्कुल वही हमारा जवाब होगा कि हमारी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। परंतु यदि मैं यहाँ पर यह पूछती हूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका जवाब होगा 0, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 के साथ शुरू होती हैं। पूर्णांक इंटीजर्स, सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं 0 का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को यहाँ पर हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर Z से प्रदर्शित कर रहे हैं। Z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, काउंटिंग, और जहल जिसका अर्थ है संख्या, नंबर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि Z में हमने 0 लिखा है और 0 के एक तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी हैं और उसकी दूसरी ओर हमने ऋणात्मक संख्याएं लिखी हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 का समूह पूर्णांक कहलाता है। इन पूर्णांक को हम 2 कैटेगरी में विभाजित करेंगे। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं और इसको हम Z+ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और 1, 2, 3 सभी संख्याएं धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, सभी पूर्ण संख्याओं से पहले ऋण चिन्ह लगाने पर ऋण पूर्णांक कहलाती हैं और इसको हम Z- से प्रदर्शित कर रहे हैं। -1, -2, -3 और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि 0 ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। प्रश्न यह उठता है कि क्यों 0 ना तो पॉजिटिव लिया गया है और ना ही नेगेटिव लिया गया है। इस बात को हम यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं। धन पूर्णांकों का अर्थ यह होता है कि जब धन पूर्णांक किसी संख्या में जोड़े जाते हैं तो वह उस संख्या के मान को बढ़ा देते हैं। उदाहरण 2 एक धन पूर्णांक है और उसमें हमने एक धन पूर्णांक 1 को जोड़ दिया। हमको उत्तर में 3 धन पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। अर्थात 2 धन पूर्णांकों को जोड़ने पर हमको जो नया धन पूर्णांक प्राप्त हो रहा है उसके मान में वृद्धि हो रही है। क्या 0 भी ऐसा कर रहा है? आइए देखते हैं। हमने 2 में 0 को जोड़ दिया, उत्तर में हमको 2 प्राप्त होता है। क्या हमारा पूर्णांक बढ़ रहा है? नहीं, हमारे पूर्णांक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 0 को किसी भी धन पूर्णांक में जोड़ने पर उस धन पूर्णांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः 0 धन पूर्णांक नहीं है। अब देखते हैं क्या 0 ऋण पूर्णांक है। अब एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझते हैं। एक ऋण पूर्णांक लेते हैं -2 और उसमें हम -0 कर देते हैं। हमको उत्तर में -2 प्राप्त हो रहा है। 0 को किसी भी संख्या से घटाने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। परंतु यदि हम 2 ऋण पूर्णांक लेते हैं -2, -3, उत्तर में आपको माइनस के साथ 5 प्राप्त हो रहा है। अर्थात संख्यात्मक मान बढ़ रहा है, परंतु 0 के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 0 को किसी भी ऋण पूर्णांक से घटाने पर वही ऋण पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अर्थात उसके संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः 0 को धन पूर्णांक में जोड़ने पर
या ऋण पूर्णांक में जोड़ने पर हमारे को, अतः शून्य को धन पूर्णांक में जोड़ने पर या ऋण पूर्णांक से घटाने पर उस संख्या के ऋणात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्णांक है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, जैसा कि हम इसके नाम को देख पा रहे हैं, रैशनल रेशो से शुरू हो रहा है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P अनुपात Q, एक रेशो है, P अनुपात Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कोई भी संख्या यदि P अनुपात Q के रूप में लिखी जा सकती है और यह शर्त पूरी करती हो कि P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वह संख्या एक परिमेय संख्या कहलाती है। इस बात को हम उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कुछ भिन्न के रूप में भी संख्याएं लिखी गई हैं। -3 को लेते हैं। -3 को जिसके पास हर नहीं है, क्या हम उसको हर दे सकते हैं? बिल्कुल सही, हम उसको हर दे सकते हैं। जिन भी संख्याओं के पास हर नहीं होता, उनके हर को हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो -3 को हम -3 अनुपात 1 के रूप में लिख सकते हैं और यह एक अनुपात बन जाता है, P अनुपात Q। यहाँ ध्यान से देखिए, P का मान कितना आ रहा है? -3 आ रहा है और Q बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ शर्त ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? P और Q पूर्णांक है, तो -3 और 1 पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों Q 0 नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं, यदि Q 0 हो जाएगा या हर 0 हो जाएगा तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अतः Q 0 के बराबर नहीं हो, अतः Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 2/5 P बटा Q, 3/7 P अनुपात Q। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, P बटा Q लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 P अनुपात Q लिख सकते हैं। आप यहाँ 2/5 को ध्यान से देखिए, P अनुपात Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु किसी भी संख्या के नीचे हम 0 नहीं लिखते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अतः परिभाषा में भी ध्यान दीजिए कि ध्यान से देखिए, लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0। अतः यहाँ पर दिया गया प्रत्येक उदाहरण P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिखे हैं, -1, -2, -3, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 लिखा है। ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं आप इनको, और आप इनको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। 2/5, 3/7 ये सभी संख्याएं भिन्न के रूप में हैं। अतः आप कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं या भिन्न के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। संख्या S को
अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्या है। पहले इन्हीं उदाहरणों की बात कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या किसके विपरीत है? परिमेय संख्याओं के विपरीत है, तभी इन्हें हमने अपरिमेय संख्याएं कहा है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम अभी सभी परिमेय संख्याओं के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल इसके विपरीत होंगी। अपरिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। उदाहरण को देख लेते हैं। √2 इक्वल्स टू √2 अपॉन 1 इक्वल्स टू p अपॉन q। आप कहेंगे यह p अनुपात q के रूप में लिखी जा रही है। लिखी तो जा रही है, परंतु ध्यान दीजिए, क्या p एक पूर्णांक है? q तो एक पूर्णांक है, परंतु p बराबर क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। क्या √2 एक पूर्णांक है? नहीं, √2 एक पूर्णांक नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √3, √5 आदि अपरिमेय संख्या है। एक महत्वपूर्ण बात, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 अथवा 3.14287 ... के लगभग बराबर है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, जबकि पाई को हम कह रहे हैं कि पाई को 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है और 22/7 p बटा q के रूप में है, और p क्या है? 22 और q क्या है? 7, और दोनों ही क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तब प्रश्न यह उठता है कि जो पाई है 22/7 वह एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है? वह एक अपरिमेय संख्या क्यों है? इस बात को हम यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। बिल्कुल सही, लिखी जा सकती है। उदाहरण देखिए, 1/3। परंतु यदि हम इसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखें तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.333 इस क्रम में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 दशमलव के बाद 333 अर्थात इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आ रहा है, और अशांत होने के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात, दशमलव प्रसार अशांत भी आ रहा है तथा आवर्ती भी आ रहा है। अर्थात किसी भी संख्या को या तो हम p बटा q के रूप में देखकर कह सकते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर जो हमारी पाई के संदर्भ में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वह एक अपरिमेय संख्या क्यों है, तब हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की भी चर्चा अवश्य करेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है, अर्थात दशमलव के बाद एक पैटर्न बनता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, 3 का दशमलव के बाद 3 3 3
संख्या जो 3 है वो अपने मान को बार बार दोहरा रही है, अर्थात उसका एक पैटर्न बन रहा है। अतः 1/3 p/q के रूप में भी है तथा इसका दशमलव प्रसार आसान तथा आवर्ती भी है। अतः 1/3 एक परिमेय संख्या है। क्या यह बात पाई बराबर 22/7 के केस में भी प्रयुक्त की जा सकती है? ध्यान दीजिए कि जो पाई का दशमलव प्रसार होता है 3.1428557 और यह क्रम बढ़ता ही चला जाता है, तो पाई का यह जो मान है वो आसान तो होता है लेकिन ये अनावर्ती होता है, अर्थात नॉन रिकरिंग होता है, ये दोहराता नहीं है। दशमलव के बाद कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं बनता है, दशमलव के बाद अंकों की या पैटर्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि 22/7 p/q के रूप में लिखे जाने पर भी पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो इसका दशमलव प्रसार है वो मिलियन ट्रिलियंस तक जा रहा है और उसमें अंकों का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, संख्याओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण शर्त है परिमेय संख्या होने के लिए। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। सुविधा के लिए या गणना करने के लिए हम इसको 22/7 के लगभग बराबर लिख देते हैं, परंतु इसका लगभग जो मान है वो 3.14 नहीं होता, उसके बाद बहुत किलोमीटर तक इसका प्रसार फैला हुआ है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं आर रियल नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। वास्तविक संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यदि यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका जवाब होगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल सही, आपका जवाब होगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परंतु अब मैं यदि यह पूछती हूँ कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तब आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका जवाब होगा नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। आप सम संख्याओं की परिभाषा को आप ध्यान से देखिए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो हमने 0 को अभी नहीं लिया, 0 को सम संख्या कहा है, उससे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि 2 को हमने 2 से ही विभाजित कर दिया, उत्तर में हमारा 1 आया और हमारा शेषफल कितना आता है? शेषफल 0 आता है। ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात शेषफल यहाँ पर 0 आएगा। इसी प्रकार हमने 4 लिया, 4 को हमने 2 से भाग किया, उत्तर हमारा 2 आता है और इस स्थिति में भी हमारा शेषफल का मान 0 आता है। इसी प्रकार आप अन्य संख्याओं को भी देख सकते हैं। शून्य को देख लेते हैं कि शून्य को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास उत्तर 0 आता है, परंतु शेषफल जो है उसका मान भी हमारे पास 0 आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा हर स्थिति में शेषफल 0 आ रहा है।
पहली महत्वपूर्ण बात कि शून्य को हम सम संख्या क्यों कहते हैं। स्थिति और भी देखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 है और 4 जो है वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 1, 2, 3 इस प्रकार हमने एक क्रम लिखा और हमारा 2 एक सम संख्या है, परंतु 2 किन किन 2 संख्याओं के बीच में आ रही है? 1 तथा 3, और 1 तथा 3 क्या है? विषम संख्याएं हैं। अर्थात कोई भी सम संख्या 2 विषम संख्याओं के बीच में स्थित होती है। अब शून्य की स्थिति को देख लेते हैं। शून्य, शून्य के बाद +1 और शून्य से पहले -1। -1 और +1 भी क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। अतः दूसरी शर्त भी शून्य पूरी कर रहा है कि शून्य 2 विषम संख्याओं के बीच में स्थित होता है। अतः शून्य को हम एक सम संख्या कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान दीजिए कि यदि हम एक सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। 0 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है और 1 विषम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है, क्योंकि वो 3 तरीके से अपनी शर्तों को पूरा कर रहा है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, अर्थात शेषफल क्या होता है? 0। तो 0 के केस में शेषफल 0 आ रहा है। दूसरी स्थिति क्या है कि एक सम संख्या 2 विषम संख्याओं के बीच में स्थित होती है, अतः शून्य 2 विषम संख्याओं के बीच में स्थित है। तीसरी शर्त क्या होती है? एक सम संख्या में 1 जोड़ देने पर हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। तो 0 में 1 जोड़ देने पर हमको 1 अर्थात विषम संख्या प्राप्त होती है। अतः शून्य को एक सम संख्या कहना बिल्कुल उचित होता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमारी सभी सम संख्याएं शून्य से शुरू हो रही है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितना अंतर आ रहा है। 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। अर्थात 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। विषम संख्याओं को देखते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। अब यहां देखते हैं 1 से 3 में जाते हैं। क्रमागत संख्या है 3, उसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 में 2 जोड़ा 5, अगली क्रमागत विषम संख्या। 5 में 2 जोड़ा 7, अगली क्रमागत विषम संख्या। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में भी अंतर 2 ही होता है। अतः 2 क्रमागत सम संख्याओं या 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। आप परिभाषा को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्नों का हल इसी परिभाषा में समाहित होता है। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11 अन्य उदाहरण आएंगे जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। 4, 6, 8, 9, 10 आदि
भाज्य संख्याएं हैं। शून्य ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर फिर शून्य के साथ कि शून्य ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इससे पहले भी हम शून्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि शून्य ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। ऐसा क्यों है? आप ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू हो रही हैं, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान 2 होता है। प्रश्न यह उठता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 0 और 1 क्यों नहीं हो सकती? शून्य को हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे। वे संख्याएं जो 1, तो परिभाषा में 1 आ रहा है, अतः 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। वे संख्याएं जो 1 एवं स्वयं, अब स्वयं भी आ रहा है, तो शून्य को अगर हम स्वयं शून्य से ही विभाजित कर दें, तो हमने रैशनल नंबर्स में बताया था कि Q जो हर है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हर 0 होते ही वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अतः हम 0 और 1 को अभाज्य संख्याओं में नहीं लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। और ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, 2 पहली सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, अर्थात 2 छोटी भी है, अभाज्य भी है और सम भी है। उसके बाद की आप संख्याओं को ध्यान से देखिए। 3 के बाद हमने लिया है 5 के बाद क्या लिया है? 7 के बाद हमने 11 लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि 3 जो है वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, अतः 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। हम 4 लेते हैं, लेकिन क्या 4 किसी अन्य संख्या से कटता है? जी हाँ, 4 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और 2 से भी कटता है, अतः 4 क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 के बाद हम 5 देखते हैं कि जो 5 है वो 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, परंतु किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, अतः 5 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 6 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और अन्य संख्या, तो 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, अतः 6 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी प्रकार 7 1 और स्वयं से कटता है, तो 7 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अब यहाँ 9 जो है हमने भाज्य संख्या लिखा है, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और 3 से भी कटता है, अतः 9 क्या है? भाज्य संख्या है। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं वो विषम है। 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 11 विषम है, इसके बाद 13 आएगा, 13 विषम है, पर 13 के बाद 15 नहीं लेंगे हम। 15 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 15 जो है वो 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 15 यहाँ पर हम नहीं लेंगे। परंतु जितनी भी संख्याएं 2 के बाद लिखी हैं जो अभाज्य हैं, अगर उनका आप रूप देखना चाहें तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो 0 यहाँ पर हमने बताया कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि परिभाषा कहती है कि वह संख्याएं जो 1 एवं स्वयं, और स्वयं में जब 0 0 से ही होगा तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, अतः 0 जो है वह एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यहाँ पर एक ट्री स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, एक पिक्चर है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, पूर्ण संख्याएं 0, सम 2 4 6, विषम 1 3 5, अभाज्य 2 3, परिमेय P बटा Q के रूप में।
और यहाँ पर एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमारे जो प्रश्न हैं उनको करने में बड़ी सुविधा होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और इसी को सर्कल किया है पूर्ण संख्याओं ने, जिसमें हम 0 और इसी को सर्कल किया है पूर्ण संख्याओं ने जिसमें 0 और 0 के बाद ये सब संख्याएं भी हैं, 0 और 1, 2, 3, 4। ये पूरा सर्कल एक सेट बना रहा है और ये पूर्ण संख्याओं का सर्कल होता है। अगला सर्कल हमारा पूर्णांक संख्या है जिसमें हमारा 0 और प्लस तो है, 0 और प्लस तो है, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी लिख देंगे तो ये सर्कल हमारा पूरा पूर्णांक बन जाएगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या, जहां पर हम भिन्नों के रूप वाली संख्याओं को भी लिख देते हैं और ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, पूरा सर्कल हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें कुछ प्रश्नों को करने में बहुत आसानी हो जाती है। अपरिमेय संख्या √2, √5 और पाई। तो आपने देखा पाई के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर √2, √5 जनरली जो है आपको संख्याएं अगर वर्गमूल के चिन्ह में दिखाई देती हैं वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक ट्री स्ट्रक्चर है यहाँ पर, रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में हमने डिवाइड कर दिया कि जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं वे परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही होती हैं। फिर रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में तोड़ दिया हमने, इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में, और होल नंबर्स को हमने नेचुरल नंबर्स और जीरो में, और नेचुरल नंबर्स को हमने इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में। जीरो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। फिर इन इवन नंबर्स को हमने प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में डिवाइड किया। ऑड नंबर्स में हमने 1 को अलग किया। 1 को क्यों अलग किया, क्योंकि प्राइम नंबर्स और यहाँ पर क्या है हमारे कंपोजिट नंबर और इनकी परिभाषा में 1 आता है, इसलिए हमने 1 को यहाँ पर क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि 1 हमारा जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही वो एक भाज्य संख्या होती है। हमने चर्चा की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, और अंत में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? अब आप परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। प्रत्येक नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 को हम 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 0 एक परिमेय संख्या होती है। मूल्यांकन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया था और वहां मैंने ये कहा था कि यह रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत मदद करेगा। जी हाँ, इस प्रकार के कथनों को सत्य असत्य सिद्ध करने के लिए आपको उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बहुत मदद मिलेगी। इसमें लिखा है पहला पार्ट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। समझ लेते हैं इसको पहले और फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी हम इस बात को समझ लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, आप जानते हैं कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, परंतु क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या भी है? नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः यह कथन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसी बात को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं। यहां देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ लिखी गई है? इस वाले सर्कल में लिखी गई है। तो हमारा प्रश्न था
प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0 जो है वो यहाँ लिखेंगे आप। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। असत्य है ये कथन, क्योंकि यह सर्कल आप ध्यान से देखिए कि जो 0 है वो पूर्ण संख्या के साथ लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या के साथ नहीं लिखा हुआ है। अतः 0 एक पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि यह लिखा हो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ध्यान दीजिए इस सर्कल में, इस सर्कल में आपका ये वाला सर्कल भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को बहुत आसानी से उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से स्वयं के द्वारा हल कर सकते हैं। होम असाइनमेंट, गृह कार्य। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सरकमफ्रेंस C अपॉन डायामीटर D है। अब आपको एक 44 सेंटीमीटर लंबाई का तार लीजिए। अब इसे मोड़ते हुए वृत्त के रूप में बनाइए। आप जरा इसके व्यास को 3 से 4 अलग अलग जगह पर नापिए। कितना आया? 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर तार के लिए यह कितना होगा? यह आपका गृह कार्य है और उम्मीद करती हूं कि आपको इस गृह कार्य को करने में बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज की गणित की कक्षा में बहुत आनंद आया होगा। जिन भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है आपने उनको बहुत ध्यान से सुना होगा और जो भी गृह कार्य आपको दिया गया है आप उसे अवश्य ही पूरा करेंगे और आपको उसमें आनंद भी आएगा। धन्यवाद।